लगेगी आग तो जद में घर कई आएंगे। इस मोहल्ले में केवल मेरा मकान थोड़े ना है। राहत इंदौरी की इन चंद लाइनों के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रविवार की चर्चा में आज हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। हम ग्लोबल से लेकर के लोकल तक विषयों पर चर्चा करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन से होते हुए भारत में हो रहे परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों का औपचारिक स्वागत करें। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। सारी दुनिया में जिस प्रकार से आतंक मचा हुआ है, एक देश का दूसरे देश के ऊपर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर, एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर से विश्वास जिस प्रकार से हटता जा रहा है और दूसरी तरफ यह धरती लगातार गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल माह पिछले 30 सालों का सबसे गर्म माह रहा है। लखनऊ, दिल्ली का टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। यह बातें बताती हैं कि हम मूल मुद्दों से हट करके भटक गए हैं और यह भटकाव हमें किस दिशा में ले जाएगा इसका कुछ पता नहीं। आज रविवार की चर्चा में विशेष बात यह है कि हम कई मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सामान्यतः किसी एक मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करते थे, लेकिन इतना ज्यादा मुद्दे इस विश्व में आ गए हैं कि हम सबको थोड़ा थोड़ा बात करें, जागरूक रहे उनके प्रति बहुत आवश्यक है। आज का हमारा शीर्षक है जवाबदेही का अभाव, बढ़ता देश दुनिया का घाव। और जवाबदेही का एक आलम अपने देश में भी देख सकते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से जिस प्रकार से गुटखा जैसी भयानक और लोगों को रोगग्रस्त करने वाली चीजों का प्रचार पान मसाला और इलायची के नाम पे किया जाता है, जिसमें हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, संजय दत्त और शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जिन्हें पूरा देश स्टार कहता है, अक्षय कुमार तक इसमें शामिल हो जाते हैं। वह इस चीज को बताता है कि पैसे का महत्व कितना बढ़ रहा है। नहीं तो इस वीडियो में आप देख लीजिए। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। इस वीडियो में आपने देखा कथनी करने में कितना अंतर होता है और पैसे की माया कितनी बड़ी होती है कि अच्छों को अपने तरफ मूल्यों, नैतिकता और चरित्र से झुकने के लिए मजबूर कर देती है। यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि जब इस देश में लगातार नशाखोरी बढ़ रही है और ऐसे वस्तुओं का प्रचार किया जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को भविष्य बनाने में उन्हें सही रास्ते पर ले जाइए। जिस प्रकार से आपने देखा बूचा शहर में जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो विभीषिका वहां के लोगों ने देखी, और जिस प्रकार से एक आम आदमी को हताहत होकर के अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके, रिफ्यूजी बन करके, दुनिया को छोड़ करके इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है, वह पूरी मानवता, पूरी संसार के लिए शर्मसार है। आप रूस का पक्ष ले सकते हैं, आप यूक्रेन का पक्ष ले सकते हैं, आप पश्चिम का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर किसी का पक्ष लेता हूं तो मेरा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, मानवता का पक्ष। जिस प्रकार से तांडव हो रहा है मौत का, सामूहिक कब्रों में लोगों को बिना कफन के दफनाया जा रहा है, कुत्तों द्वारा लाशों को नोचा जा रहा है, वह हमारी मानवता को एक निम्न स्तर पर ले जाता है। हम कहाँ 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारी तो फिर हम मध्यकाल के उस जघन्य दौर में प्रवेश कर रहे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े जनसंहार हो जाया करते थे। हम ये समझना होगा आखिर 60 दिन के युद्ध में रूस और यूक्रेन को क्या हासिल हुआ
आम लोगों के तो मौतें हासिल हुई। मारियोपोल से लेकर के डोनेट्स्क रीजन से लेकर के लुहांस्क, पूरा डोनबास का एरिया मौत का कब्रगाह बन गया है। आप कह सकते हैं कि इसमें पुतिन की गलती है या जेलेंस्की की गलती है, क्योंकि जेलेंस्की झुके नहीं। आप इतिहास में थोड़ा सा भी जाने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश यूक्रेन रहा है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति होने के बाद भी परमाणु निरस्त्रीकरण पर बुडापेस्ट समझौते के अंतर्गत कई सौ परमाणु बम को उसने न्यूट्रलाइज किया और बहुत सारे परमाणु बमों को रूस को वापस कर दिया। यही गलती यूक्रेन के लिए भारी पड़ गई। हम कहते हैं कि आखिर यूक्रेन की जरूरत क्या थी रूस से लड़ने की? क्या किसी देश की संप्रभुता पर और अखंडता पर जब हमला किया जाएगा तो वह देश शांत होकर के चुपचाप बैठ जाएगा? जिस प्रकार आप समझ सकते, आप बार बार लोग कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका उकसा रहे हैं जेलेंस्की और यूक्रेन को, तो समझना होगा कि आप इतिहास में एक बार वापस जाते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से गठजोड़ और मजबूती के साथ खड़े होने का इतिहास रहा है, वह इतिहास रूस और चीन का नहीं रहा है। रूस भी सिलेक्टिवली हमारे देश की मदद करता है। हम कहते हैं हमारा सबसे एवरग्रीन फ्रेंड अगर कोई तो रूस है, लेकिन जब 1965 का युद्ध होता है, डोकलाम का विवाद होता है और गलवान वैली का विवाद होता है, तो रूस कहीं न कहीं न्यूट्रल और साइलेंट मोड में होता है। और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो इतने मजबूत हैं कि किसी भी देश के ऊपर कोई अहित होता है तो सारे देश मिल करके उसका मुकाबला करते हैं। यह इस प्रकार का एक वातावरण, सेफ्टी का वातावरण पैदा करता है जिससे दूसरे देश भी जुड़ना चाहते हैं। नहीं तो क्या हो सके, क्यों ऐसा हुआ कि वार्सा समझौते को तोड़ना पड़ गया सोवियत संघ को और पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जैसे देश नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं जब आप नॉर्डिक कंट्री की बात करते हैं, जब आप बाल्टिक देशों की बात करते हैं, चाहे एस्टोनिया हो, चाहे लाटविया हो, चाहे वह नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, सारे देश यूरोपीय संघ और नाटो ज्वाइन करने के लिए बेकरार और बेचैन रहते हैं, जिसमें से कई ने ज्वाइन कर भी लिया है। यह बातें बताती हैं कि यदि हम एक फुलफिल और एक परिणामवादी, एक व्यवस्थित और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने वाला माहौल बनाएंगे तो बहुत सारे देश, बहुत सारी संस्थाएं उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं रूस से भी अपील करता हूं कि उन्हें इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए तो दूसरे देश से जुड़ें, ना कि बाहें मरोड़कर, आंखें तरेर कर आप किसी देश को दबाने का प्रयास करें। रूस जिस प्रकार से यूक्रेन के आम आदमियों के साथ, आम लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, वह एक जघन्य अपराध है। आप आरोप प्रत्यारोप की बात चल सकती है, लेकिन 60 दिनों में जिस प्रकार का जनसंहार हुआ है, कितने हजार लोगों की मौतें हुई हैं, मैं उससे बहुत दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि इससे दुनिया को बचना चाहिए और इससे दोनों देशों का भयानक लाभ हो, नुकसान हो रहा है। और लाभ किसका हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ रूस की अर्थव्यवस्था लगभग 11% गिरने की कगार है तो दूसरी तरफ 45% अर्थव्यवस्था खराब होने जा रही है यूक्रेन की, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही, ना तो इसके लिए जेलेंस्की को जवाबदेही तय हो रही है, ना कि पुतिन की और ना कि यूरोप और अन्य देशों की। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वह फिलिस्तीन और इजराइल का है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जिस तरीके से लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे विरुद्ध अल अक्सा मस्जिद जैसे पवित्र स्थान को युद्ध क्षेत्र बदल दिया जा रहा है, वह भी एक बहुत ही दुर्दांत है। वहां पर आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा धर्म के आधार पर दिया गया कोई समर्थन नहीं है, यह एक राजनीतिक समर्थन है। यदि धर्म के आधार पर समर्थन होता तो इजराइल, आप देखते कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे एक दूसरे के लोगों की हत्या न कर रहे होते। इसलिए आप समझिए धर्म एक राजनीति का एक ऐसा अंग होता है जो राजनीति में सत्ता काबिज करने के लिए, राजनीति में सत्ता पाने का एक रास्ता होता है। और धर्म को यदि राजनीति से अलग किया जाएगा तभी ये सुंदर विश्व बन सकता है। हाँ, राजनीति का धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म की राजनीति हो यह मेरे समझ से उचित नहीं है। अब हम दुनिया के अन्य देशों की बात करके हम अपने देश में आने का प्रयास करते हैं। आजकल जिस प्रकार से हमारे देश का माहौल है, जहांगीरपुरी हो, आपका बांसवाड़ा हो, हिम्मतगढ़ हो या फिर खरगोन हो, जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जो धर्म
त्योहार, शोभा यात्राएं, प्रभात फेरियां हमारे लिए हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता का विषय हुआ करती थी, वहां पर आज धार्मिक उन्माद की काले बादलों ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया है, जो पूरे विश्व के लिए, हमारे देश में, पूरे विश्व की, हमारे देश की छवि को धूमिल करता है। आप देख सकते हैं बुलडोजर राज में बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के घर गिराए जा रहे हैं। गणेश गुप्ता जो कि 30 साल से एमसीडी द्वारा दी गई जमीन और दुकान पर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनका घर गिरा दिया जाता है। खरगोन में आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा दिए गए आवास को गिरा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भूमाफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उसका मैं चाहता हूं कि ऐसे माफियाओं को जमींदोज करना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था के साथ साथ न्यायालयों की जो भागीदारी है, जो उनको आजादी मिली है हमारे दूसरे स्तंभ के रूप में, उन्हें वह स्थान मिलना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम वर्तमान में भारतीय मीडिया और न्यूज चैनलों की बात करें तो वह युद्ध महोत्सव मना रहे हैं। जिस प्रकार से 4-4, 5-5 चैनल अपने आप को नंबर 1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है कि आखिर हम मौतों के पर कब तक तांडव करेंगे। हम अपने देश की चर्चाओं से ज्यादा यूक्रेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अन्य देशों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश भी में बहुत सारे मौलिक मुद्दे हैं और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उनको सॉल्व करना। जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर यूएपीए लगा दिया जाता है, राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता है, 123A लगा दिया जाता है, वह एक दुख का विषय हो सकता है। अभी पिछले साल ही कोर्ट ने 41 में से 30 राजद्रोह के मुकदमों को खारिज कर दिया। आखिर जिन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगाया उनकी क्या जवाबदेही है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आम लोग मारे जाते हैं, आम लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन जिनकी वजह से इस प्रकार का आतंक फैलता है उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उन्हें उसका लाभ ही मिलता है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, या कोई अन्य प्रतिष्ठा। IMF ने जो अपने आंकड़े दिए हैं वह बताते हैं कि 2022 में वैश्विक जीडीपी 3.2% होगी, जो कि 2021 में 6.1 रही है। हमने भी अपनी जीडीपी दर को घटाया है, विकास दर को हमारे रिजर्व बैंक ने घटाया है। यह हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, असहायता को बढ़ावा देगा। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है कि 2030 तक पूरे दुनिया के देशों को यह लक्ष्य दिया गया था कि नेट कार्बन इमिशन में 45% की कमी की जाएगी और 2050 तक आते आते नेट कार्बन इमिशन को 0 किया जाएगा, लेकिन उसका कोई स्वर्णिम भविष्य या बेहतर भविष्य नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया मिलकर के 22वीं शताब्दी के अंत तक इस धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक न बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़े, लेकिन उसमें भी कोई सकारात्मक पहल नहीं दिख रही। जवाबदेही दुनिया में नहीं तय की जाएगी कि हर व्यक्ति की क्या गलतियों का उसकी क्या सजा है, तब तक यह तांडव इस प्रकार के दुनिया और देश में चलता रहेगा। और जहांगीरपुरी में जिस प्रकार से गरीबों को घर ढाए जाते हैं, वह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। और हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और दुनिया का इतिहास रहा है कि जब अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई हैं तो उसका लाभ शासन तंत्र ने लोगों को डाइवर्ट करके मूल मुद्दों से हटाने के लिए किया है। आप इसके अनगिनत उदाहरण इतिहास में जाकर के खंगाल सकते हैं, वहां मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मूल मुद्दों पर बात करें। हम अपनी महंगाई कैसे घटाई जा सकती है, जो वैश्विक दुनिया में मची हुई वह पोह है, उससे अपने देश को कैसे बचाया जा सकता है, आपसी धार्मिक सौहार्द को कैसे बचाया जा सकता है। एक बात तो सत्य है कि इस देश में धार्मिक उन्माद जितना फैलेगा उतना आम लोगों के जीवन में समस्याएं आएंगी। बेरोजगारी से लोगों को बात नहीं की जाएगी, अन्य समस्याओं पर चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की ये ज्वलनशील जो मुद्दे होते हैं उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। और जो लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, करोड़ों लोग, उन पर चर्चा नहीं होती है। इससे दुख की बात क्या हो सकती है कि जिस देश की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के आसपास हो, उसमें से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो। यह एक गरीबी और एक असहायता और मुफ्तखोरी सबको मिलाकर के एक कॉकटेल बनाता है, जो एक स्वर्णिम भारत, एक मजबूत भारत की नींव को हिला करके रख देता है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा, जैसा कि नई शिक्षा नीति में 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी, लेकिन अभी वह कहीं नजर नहीं आ रहा है।
जितना हम शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, रक्षा पर खर्च करेंगे, उतना हमारा देश सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और लोगों को मूल मुद्दों से समझने की प्रतिभा विकसित होगी। पढ़ें, समझदार बने और अपने आप को इस देश के मूल मुद्दों से जोड़ें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। मैंने विभिन्न मुद्दों पर बात की। यदि इनमें से किसी एक मुद्दे पर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से आदेश कर सकते हैं कि आप इस विषय पर अपनी राय विस्तार से प्रस्तुत करिए। मुझे आपके कमेंट का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का हमेशा इंतजार रहता है। इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आपसे मुलाकात होती विदा लेता हूं और साथ ही साथ गुजारिश रखता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके मेरे विचार और इस सकारात्मक सोच को फैलाने में सहयोग करें। नमस्कार।